है। यानी कि आगे भी पीडीए का जो नारा है बुलंद करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आपको नजर आ सकते हैं। लगातार उन्होंने कहा कि ये लंबी लड़ाई है और तमाम सवालों का जवाब सरकार से लेना है। साथ ही अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको तुरंत बंद करना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जिन पर अखिलेश यादव जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जिस तरह से विश्लेषण सामने आ रहा था लोकसभा चुनाव के बाद, आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का अब विश्लेषण जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। यूपी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी जो विधानसभा है वो अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अमेठी से हमारे साथ शिव सरोज जुड़े हुए हैं और देवरिया से मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव सरोज, आपका रुख कर लेता हूं। अमेठी की जो एक सीट है, कहा यह जा रहा था यहां पर कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन रिजल्ट जिस तरह से सामने आया है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया है। लेकिन कई ऐसे मंत्री भी बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपनी एक जो योगदान होता था वो नहीं दे पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शिकस्त मिली है। क्या वजह बताई जा रही है और क्या उदासीनता भी इसका एक कारण रहा? जी शांतनु जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अमेठी की बात करें तो अमेठी गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था। अगर 2014 से बात किया जाए तो 2014 में जब अमेठी में केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पे बनाए गए थे, जब वो 2014 में आए तो करीब वो देखा जाए तो 1 लाख वोट से यहाँ पे चुनाव राहुल गांधी से हारी थे। लेकिन लगातार वो अमेठी में डटी रही और 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, वो लगातार जनता के बीच में गई, लोगों के गाँव में पहुंच कर जनसंवाद के माध्यम से उनसे लगातार रूबरू हुई, उनकी समस्याओं को सुना और उसी का नतीजा रहा कि 2019 में जो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था। लेकिन अगर 2024 की बात की जाए, 2024 में जो चुनाव था ये अहम चुनाव माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार के जो करीबी थे वो किशोरी लाल आए, लेकिन वो आए तो नामांकन के आखिरी दिन आए और उस दिन उन्होंने नामांकन किया और उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो वहीं पे देखा जाए तो ये जो कड़ाके की टक्कर थी, लगातार टक्कर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो लोगों के बीच में भी पहुंच रहे थे, इधर भाजपा के भी कार्यकर्ता लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन वो नतीजा सामने नहीं आया। अगर बात की जाए तो अमेठी संसदीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर 3 विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, जो दो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अगर इनकी भी बात की जाए तो ये भी पूरी तरीके से पर्दे के पीछे से देखा जाए तो भाजपा का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन अगर अमेठी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो जो बीजेपी पार्टी है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट भी नहीं क्रॉस कर पाई। अगर यहाँ के राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के मयंकेश्वर शरद सिंह है, अगर इनकी बात की जाए तो जो इनका तिलवई विधानसभा है, ये कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर स्मृति ईरानी भारी बहुमत पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो करीब यहाँ पर 85,000 वोट पाई हैं और वहां पर देखा जाए तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस करीब 1,14,000 वोट पाई। तो इसी तरीके से अगर सलवन भी देखा जाए तो वहां पर बीजेपी के विधायक अशोक कोरी जी हैं और अशोक कोरी की अगर बात की जाए तो वहां पर सिर्फ मात्र बीजेपी को 67,000 वोट मिले हैं, तो वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी तो उनको 1,19,000 वोट मिले हैं। वहीं अगर जगदीशपुर की बात की जाए तो जो पूर्व राज्य मंत्री हुआ करते थे, यानी जगदीशपुर से बीजेपी के विधायक सुरेश पासी हैं, इनके विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 10 लाख वोट से अधिक कांग्रेस पाई हुई और 86,000 वोट स्मृति ईरानी पाई हुई है। वहीं गौरीगंज विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो पूर्व कई दिग्गज यहाँ पे मंत्री और साथ साथ विधायक भी हुआ करते, तो वहीं जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जिसे कहा जाता था राकेश प्रताप सिंह भी पूरी तरीके से अपना जोर शोर लगा दिया था। लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से उनका जो वर्चस्व देखने को लोग कह रहे थे, देखा जाएगा राकेश विधायक पर्दे के पीछे से आए हुए हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल कहा जाए कि जो दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से कहा जाए कोशिश की जा रही थी तमाम मंत्रियों को, विधायकों को वहां पर बनाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं अपना जो वोट है वो ट्रांसफर करवाने में नाकाम रहे हैं ये तमाम मंत्री विधायक जिनका आपने जिक्र किया शिव सरोज। लेकिन संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज, वोट जो है वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है, वजह क्या रही है? तमाम जो मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है। यहाँ पर किस तरह से समीक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और क्या ये जो तमाम मंत्री हैं उनके खिलाफ अब एक्शन भी लिया जाएगा? क्या कुछ अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर चर्चा चल रही है? देखिए शांतनु, भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मुख्य फोकस है वो है केंद्र सरकार में ताजपोशी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में हार की एक बड़ी समीक्षा करी जाएगी और देखिए हार का जो कारण है वो यही है कि जो 400 पार का नारा दिया गया था शीर्ष नेतृत्व द्वारा, ये नारा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा देखिए डेंट पहुंचा गया। इसके बाद विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लिया और ये कहा कि अगर 400 पार बीजेपी आती
है तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके 400 पार नारे का बचाव करना चाहा। एक मीडिया चैनल पे भी उन्होंने कहा कि मैंने 400 पार इसलिए कहा कि विपक्ष इसमें उलझा रह जाए, लेकिन विपक्ष देखिए उसके आगे की चाल चल गया। उसने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि अब तो आरक्षण खत्म होने वाला है। और देखिए इस तरीके के फैसले जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए कि एकाएक सामने आकर कह देना नोटबंदी हो गई है, एकाएक कह देना कि कल से आज जो है वो लॉकडाउन चालू हो जाएगा। तो इन ऐतिहासिक निर्णयों के बाद में जनता के अंदर ये डर बैठा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो जो लोगों से मेरी जो बात हुई उन्होंने कहा कि भैया मोदी जी तो है वो कुछ भी कर सकते हैं, 400 पार आ गया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये मुद्दा बहुत लेकिन जो विपक्ष का नैरेटिव है संदीप, जो विपक्ष ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है वो जनता तक पहुंचा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता मंत्री जिनकी बात की जा रही है, जो अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाए, वो ये बात जनता को तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं कि इस तरह का जो नैरेटिव विपक्ष द्वारा बनाया जा रहा है ये झूठ है, या अपनी बात कहा जाए कि वो जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे हैं। देखिए 7 केंद्रीय मंत्री और लगभग 16 उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी सीटों को या फिर जहां से वो नेतृत्व कर रहे थे उनको बचा पाने में देखिए बुरी तरीके से नाकाम रहे। इसके पीछे देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़े लीडर की बात लोगों तक में पहुंचना और उसके बाद मंत्रियों का वहां पर जाकर उसका बचाव करना। ये कहा जाता है ना कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो उसी तरीके से ये 400 पार वाला जो नारा था इसमें संविधान और आरक्षण आगे लगा हुआ था, ये तीर निकल गया। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ये लोगों तक इसको बता पाने में देखिए कुछ हद तक नाकामयाब रहे कि कोई भी आरक्षण नहीं बदला जाएगा, संविधान खत्म नहीं होगा। विपक्ष ने देखिए इसको आड़े हाथों लिया, विपक्ष ने लगातार इसी बात को भुनाया। राहुल गांधी आप देखिए हाथों में एक छोटी सी संविधान की किताब लेकर घूमते रहे कि आप ये देखिए बीजेपी जीतने जा रही है, वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये भी बताया कि आप ही लोग कहते हैं कि बीजेपी में सब कुछ संभव है, तो अगर आप लोग इनको जिताते हैं तो ये लोग किस। और देखिए आज भी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। तमाम ऐसे संकेत जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए गए हैं और एक जो अपनी बात है वो भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कामयाब रहा है। दीपक निर्भय हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से। दीपक, क्या वजह नजर आ रही है? तनुज पुनिया ने अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है और बीजेपी के कई मंत्री कहा जा रहा है जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनकी है वो काफी खराब नजर आ रही है, तो क्या कुछ वजह रही है तनुज पुनिया की इतनी बड़ी जीत की और भारतीय जनता पार्टी की इस करारी शिकस्त की? देखिए शांतनु, आपको बता दें कि तनुज पुनिया ने 2,11,000 से अधिक मतों से ये सीट जीत ली है और जो सीट लगातार परंपरागत ढंग से जो है वो भाजपा की, पिछली बार से लगातार 2 बार से भाजपा के यहाँ सांसद थे और कहीं ना कहीं ये सीट तनुज पुनिया की जीत का मुख्य आधार अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं अंदर जो अंडर करंट था लोगों के अंदर, जिस तरह से विपक्ष ये लेकर चल रहा था कि संविधान खत्म करने की बात आ रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये डर भी था कि अगर कहीं अब की बार ये सरकार बन जाती है तो फिर हो सकता है संविधान को भी कोई खतरा हो। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज है। दूसरी चीज, तनुज पुनिया जो है वो डॉक्टर पीएल पुनिया के बेटे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा यहाँ से रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो लगातार लोगों के बीच में मिलते रहे, जुलते रहे और साथ ही पीएल पुनिया द्वारा जो विकास कार्य कराए गए लोकसभा में वो भी एक बड़ा आधार माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह मेहनत की और जहां पर जो समाजवादी ब्रिगेड थी, समाजवादी ब्रिगेड के नेता लगातार यहाँ लगे रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी यहाँ पर और पूरी तरह से उनका पूरे जिले में आधार है अरविंद सिंह गोप का। तो दीपक, ठीक है, ये देखिए तमाम ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। नदीम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मैनपुरी से। नदीम, बताइए क्या वजह रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला है और इसको भेदने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है। एक बार फिर से वजह क्या रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, मजबूती क्या रही जिसकी वजह से एक बड़ी जीत जो है सपा ने दर्ज की है और बीजेपी को शिकस्त यहाँ पर मिली है? देखिए मैनपुरी का एक इतिहास रहा है। 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी कब्जा था और मैनपुरी जनता ने उसको दोहराने का काम किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी जो मतदाता नाराज थे या मतदाता की जो मोनोपोली थी उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी में बहुत बड़ी चूक हुई
जो चुनाव में प्रचार के दौरान कई प्रकरण हुए, कई मुद्दे उठे, उनमें लेकर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर निकल के आया था कि यादव लैंड में यादव को अपमानित करने की बात। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस यादव लैंड में यादव को अपमानित करने की बात थी। उसको लेकर जो यादव में जो बीजेपी सेंधमारी करने का कोशिश कर रही थी, वो सेंधमारी नहीं हो पाई और 100% यादव का जो वोट वन साइडेड समाजवादी पार्टी को मिला। और जो ये भारतीय जनता पार्टी जो अदर कौमों पर, अदर कास्टों पर जो अपना फोकस कर रही थी, तो उन फोकस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैर नहीं जमा पाई थी, जिसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी की 5 विधानसभा लोकसभा में जो आती हैं, वो 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। और बाई इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी ने 5 विधानसभा जीती थी। और उसके बाद अब आम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 5। नदीम, महाराणा प्रताप का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, क्या उसका फायदा नुकसान भी देखने को मिला मैनपुरी में? यादव लैंड के जो लोग कहे जाते थे, जो यादव कुछ खिसक रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो महाराणा प्रताप का जो मुद्दा उठा था, उस महाराणा प्रताप मुद्दे से लेकर जो अपमानित करने की बात निकल के आई थी, उसको लेकर जो यादव जो था वो वन साइडेड होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी हार गई 5 विधानसभा सीटों पे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, मंथन हो रहा है कि आखिर मुझसे कहाँ चूक हुई। क्योंकि मैनपुरी सदर से जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं, वो खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा प्रत्याशी का। और उन्होंने एक नारा भी दिया था अपने प्रचार में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस बात से साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी इस बार नहीं हो पाया। अब आगे आने वाले समय में समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से कमल खिला पाएगी या समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती रहेगी। इस पर विचार करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी एक गहरे मंथन के साथ विचार कर रही है और लोगों से 1 to 1 बात भी करने की कोशिश कर रही है, कहाँ चूक हुई और कौन सी सबसे बड़ी फॉल्ट था, कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, जिससे कि मुझे ये हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैनपुरी में 1996 के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा पे अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। बिल्कुल, एक देखिए मजबूत किला जो है वो कहीं ना कहीं मैनपुरी जो है वो नजर आता है, और वही जो एक तरह से पूरा बनाकर रखा हुआ है समाजवादी पार्टी ने, अगर बात की जाए। और लगातार यहाँ से मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत जो है वो लगातार हासिल की है। ऐसे 7 देखिए केंद्रीय मंत्री हैं जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी है। क्या वजह रही है? क्या सक्रियता, निष्क्रियता, उदासीनता, ये तमाम वजह हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जिनको लेकर लगातार। और देखिए अंदरूनी भितरघात की भी बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर संजीव बालियान और उनके वहाँ पर देखिए जिस तरह से मुजफ्फरनगर में एक अंदरूनी खींचतान देखने को मिली थी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं संजीव बालियान को भुगतना पड़ा है। और मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से संजीव बालियान को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह से और भी कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से उदासीनता है और या फिर अंदरूनी कलह भी कह सकते हैं इसको, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दिया, क्योंकि 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था। और 400 पार का जब नारा दिया गया तो विपक्ष ने उस 400 पार के नारे को एक तरह से एक अपना नैरेटिव सेट किया, और ये संदेश देने में विपक्ष पूरी तरह से कामयाब रहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें लेकर संविधान बदलना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। और पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव ने जिस तरह से धुआंधार प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सीटें देखिए समाजवादी पार्टी ने जीती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है, तो वहीं पर जो एनडीए है वो 36 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। ये जो एक कहा जाए कि ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी के नज़रिए से अगर हम देखें तो इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को कभी भी हासिल नहीं हुई है। और देखिए सबसे ज्यादा चर्चा जिस तरह से हो रही है अयोध्या लोकसभा सीट की, जहां पर
कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि अयोध्या सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही? रुपेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, जानेंगे। रुपेश, बताइए क्या वजह रही अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार की और समीकरण समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सेट किया? बता दें, जिस तरह बात की जाए तो दूसरी बार जो है 2 बार के सांसद रहने के बाद लल्लू सिंह जो है अब की तीसरी बार यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाए। ये कारण इनका खाली ये था कि अयोध्या में लोगों की नाराजगी, राम मंदिर नहीं बचा पाया उनको, यहाँ का विकास कार्य नहीं बचा पाया उनको। लोगों ने जिस तरह से वोट किया, तो यहाँ पर जिस तरह वोट किया उन्होंने, तो यहाँ पर जिस तरह लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो चौड़ीकरण हुआ, जो यहाँ पर दुकानें तोड़ी गई और जो समस्या लेके लोग पहुंचे, उनकी समस्या का समाधान उन्होंने नहीं किया, इनकी बात नहीं सुनी गई। तो सब कुछ मिलाकर के जो भी कुछ है, लोगों का ये कहना है कि जो उनको हार का सामना करना पड़ा, इसी का वो परिणाम था। लेकिन जिस बात की जाए तो अयोध्या की महत्वपूर्ण सीट थी ये। 2 बार 3 बार रखा जाकर देखा जाए तो 3 बार यहाँ पर मोदी जी आए और आने के बाद यहाँ पर रोड शो भी किया, लोगों से अपील भी की कि वोट जो है इनको देकर जिताइए। उसके बाद भी उनका असर देखने को नहीं मिला। जनता इतनी नाखुश थी इनसे नाराज थी कि उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। जिस तरह 2 बार के सांसद रहने के बावजूद भी 10 साल में इन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। जो लोग यहाँ परेशान थे, जब इनके पास जाते थे तो ये उनको मुकर देते थे कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके काम के लिए न तो अधिकारियों से कहते थे। चलिए रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया। देखिए, लगातार कहा जाए कि जिस तरह से अयोध्या की अगर बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद हैं उनकी निष्क्रियता भी कहीं ना कहीं एक वजह जो है वो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त की मानी जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के